हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक अनोखा चंद्र ग्रहण जो कि करोड़ों सालों में सिर्फ एक बार आता है, उसने गांव वालों को मैजिकल पावर दी। किसी को टेलीपैथी की पावर मिली तो किसी को टेलीपोर्टेशन की। गांव का मुखिया इस चीज़ से काफ़ी खुश हुआ और उसने गांव वालों को ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भेजा। पर उनमें से कुछ ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, जिस वजह से उनके पास से उनकी शक्तियाँ छीन ली गई। पर जितने भी लोगों ने अच्छाई का काम किया था, उनकी पावर जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हुई। आगे चलकर ये सारे लोग एंजल्स कहलाए। एंजल्स दुनिया में प्यार और खुशियाँ बांटने का काम करते हैं। फिर हमें कहानी की फीमेल लीड जियांग के बारे में बताया जाता है। वो 29 साल की सिंगल लड़की है। उसके आसपास के सभी लोग या तो रिलेशन में है या फिर उनकी शादी हो चुकी है। जियांग बाहर से तो ऐसे दिखाती है कि वो अपनी सिंगल लाइफ को काफ़ी इंजॉय कर रही है, मगर अंदर ही अंदर वो काफ़ी अकेली है और आज भी उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आती है। फिर हमें कहानी के मेल लीड फंग मुए के बारे में बताया जाता है। वो 24 साल का गार्डियन एंजल है और उसे 9 साल हो गए हैं इस एंजल वाले काम को करते हुए। उसे अभी तक अपना द स्पेशल वन नहीं मिला जिसके साथ उसकी किस्मत जुड़ी हुई है। अगर उसने उस बंदे को ढूंढ लिया और उसकी जिंदगी में खुशियाँ भर दी तो वो इस काम से छुटकारा पा सकता है। आगे वो घड़ियों की पुरानी दुकान में जाता है जहाँ पर एक पुराना एंजल काम कर रहा था। वो उसे पूछता है कि मेरा था स्पेशल वन कहाँ पर होगा, कि वो कहते हैं कि फिर से वही सवाल, तुम्हें सही समय आने पर वो मिल जाएगा। फिलहाल तुम अपने काम पर फोकस करो और लोगों की मदद करते रहो। जियांग हॉस्पिटल में गई थी क्योंकि उसके पेट में काफ़ी दुख रहा था। वो कहती है कि मेरे तो लगे पड़े हैं, 30 साल की होने को आई और आज तक एक केयरिंग बॉयफ्रेंड नहीं पटा पाई। पता नहीं मेरा आगे चलकर क्या होगा। मैं टोटली सिंगल हूँ, ना मेरा कोई दोस्त है और ना ही मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। मुझे तो लगता है कि आज मैं मरने वाली हूँ। फंग मुए उसी हॉस्पिटल में अपना मेन्यू देखते हुए आ रहा था कि उसे किस किस लोगों की मदद करनी है। फिर वो अपने काम में लग जाता है। जियांग मरने के डर से रो रही थी क्योंकि उसे अपेंडिक्स का काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था। तो उसे लगता है कि आज तो मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। फंग मुए उसके पास आकर कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पर फिर वो कहता है कि ये लड़की तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। तभी उसे याद आता है कि कुछ सालों पहले ये रोती हुई उसकी गाड़ी में घुस गई थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसका पीछा कर रहा था। उसने फंग मुए की ही कार में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो बंदा जियांग को बिना बताए ही अमेरिका जाने वाला था। उसके साथ ब्रेकअप करने के बाद वो कहती है कि अच्छा हुआ वो चला गया, अब मैं अकेले बहुत ही ज़्यादा खुश रहूँगी, अच्छे से खाना पीना खाऊंगी, वीडियो गेम खेलूंगी और ड्रामा देखूंगी। कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं होगा। वैसे मेरे लेंस कहाँ पर गए, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। एंड ऐसे ही बोलते हुए वो उसकी कार से उतर भी जाती है। फंग मुए कहता है कि ये क्या था, क्या ये लड़की पागल है। प्रेजेंट में वो भागकर इस बूढ़े एंजल के पास आता है एंड कहता है कि वो लड़की मेरी तो स्पेशल वन नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि अगर वो लड़की तुम्हारी किस्मत में लिखी जा चुकी है तो तुम उसे जितना भी भागने की कोशिश करोगे वो बार बार तुम्हारे सामने आएगी। वो फॉर्चून बताने वाली एक मशीन में से विशिंग बॉल निकालकर उसे कहते हैं कि तुम खुद ही ये बात चेक कर लो। उस बॉल में से एक चिट निकलता है जिसमें लिखा था कि तुम्हें 3 तिल ढूंढने होंगे, एक कान में, दूसरा पैर में और तीसरा छाती पर। फंग मुए को याद आता है कि जियांग के पैर में एक तिल था। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, वो लड़की सचमुच में मेरी किस्मत में है। अगली सुबह जियांग को जब होश आता कि नर्स उसे बताती है कि तुम्हारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, कल एक लड़का पूरी रात तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारे साथ रुका था, शायद वो तुम्हारा दोस्त होगा, कि वो सोचती है कि क्या वो जेंटलमैन उसने मेरी मदद की। फंग मुए अपने दोस्त सीजू से मिलने के लिए जाता है।
वो पूछता है कि क्या ये तुम्हारा जिम है। वो कहता है कि मेरा नहीं, हमारा। तुमने जो मुझे पैसे दिए थे उन पैसों से मैंने ये जिम खरीद लिया। अब हम लोग मिलकर मोटे पैसे बनाएंगे। वैसे ये सीजू एक नंबर का लड़कीबाज था। वो एक साथ 3-3, 4-4 लड़कियां घुमाता था। आज वैलेंटाइन डे था, इसीलिए ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। फांग मुए को तो वैलेंटाइन डे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो कहता है कि वैलेंटाइन डे, अब ये क्या होता है। वो कहता है कि सारी जवानी बर्बाद, तुम्हें इतना नहीं पता कि वैलेंटाइन डे क्या होता है। चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़कियाँ पटाना किसे कहते हैं। सीजू जिस जगह पर फांग मुए को लेकर गया था वहाँ पर जियांग भी आई थी। वो कहता है कि ये लड़की फिर से, तभी ही उसकी नजर उसके कान में लगे तिल पर जाती है। आज वैलेंटाइन डे पर इस रेस्टोरेंट में सामूहिक ब्लाइंड डेट चल रही थी। सारे लड़के लड़कियां पटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उनके सामने अपनी बड़ाई कर रहे थे, मगर जियांग, उसे तो ये सब कुछ बोरिंग लगता है। रेस्टोरेंट की मालकिन इन सभी को बताती है कि आज जिस कपल ने भी एक दूसरे को किस किया उनको हमारी तरफ से स्पेशल कूपन मिलेंगे। ये सुनकर सीसू किस करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वहाँ खड़ी कोई भी लड़की उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी कि वो जियांग के पास जाता है। वो जैसे ही उसे किस करने वाला था कि बीच में फांग मुए आ जाता है और उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। रेस्टोरेंट की मालकिन जोर से चिल्लाती है कि कांग्रेचुलेशन, आप लोगों ने हमारे यहाँ के 2 लकी कूपन जीत लिए हैं। सीजू कहता है कि देखो, तुम लोग मुझे गलत मत समझना, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। कि फांग मुए कहता है कि हाँ बस। जियांग जब घर वापस आती है कि उसकी रूममेट घर का कबाड़ा करके चली गई थी। उसने जियांग के लिए एक नोट भी छोड़ा था कि मुझे मेरे जन्मों जन्मों का प्यार मिल गया है, नसीब में होगा तो हम दोबारा मिलेंगे, तुम्हारी प्यारी दोस्त जीजी। आगे जियांग को पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है। जब वो कचरा फेंकने बाहर आती कि फांग मुए भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। जियांग के थोड़े क्लोज आने पर उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी कि वो कहता है कि मेरे साथ अचानक से ऐसा क्यों हुआ। आगे जियांग कचरा फेंकने के बाद ऊपर आती है कि उसे जीजी के सामान में से ढेर सारे कार्ड मिलते हैं। उनमें से एक सीजू की जिम का भी था। तभी उसे पता लगता है कि उसके घर में पानी नहीं आ रहा, शायद वो बिल भरना भूल गई होगी। अभी वो साफ सफाई करके काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, इसलिए उसे नहाना था कि तभी ही उसका ध्यान जिम के कार्ड के ऊपर जाता है। अगले सीन में वो वहाँ पर नहा रही थी। नहाने के बाद वो अपना मॉइस्चराइजर लगा रही थी कि तभी ही वहाँ पर फांग मुए आता है। जियांग उसे आते देख इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसके हाथ से टॉवल नीचे गिर जाता है और फांग मुए को उसके 2 ताजमहल दिख जाते हैं। वो जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी पर नीचे गिरने वाली थी कि तभी ही हमारा गार्डियन एंजल उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है कि ऐसे में ही वो उसकी छाती पर लगा तिल भी देख लेता है। जियांग उसे चाटा मार कर कहती है कि कहाँ पर देख रहे हो ठरकी कहीं के। फांग मुए को उस बूढ़े एंजल की बात याद आती है कि तुम जितना अपनी किस्मत से भागने की कोशिश करोगे वो उतना ही तुम्हारे पीछे आएगी। जब वो घर वापस आता है कि जियांग के मन की बातें उसे सुनाई दे रही थी, वो कहता है कि ये तो सचमुच में मेरी द स्पेशल वन है, अब मुझे इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरनी होगी। पर फिर वो कहता है कि जो भी हो मुझे अपना टास्क जल्दी कंप्लीट करके अपनी ग्रैंड माँ को जगाना होगा। अगले दिन जियांग अपनी दूसरी रूममेट ढूंढने के लिए ऐड लगाने आई थी कि ये वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि मैं भी घर ढूंढ रहा था। वो कहती है कि देखो मुझे लड़की की ज़रूरत है, मगर ये तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। आगे वो घर देखने आया था जहाँ पर वो देखता है कि जियांग एक्सपायर फूड खाती है, घर को कभी साफ नहीं रखती और टीवी का रिमोट वो भी उसने फ्रिज में रख दिया था। कपड़े भी वो कभी समेट कर नहीं रखती। वो सोचता है कि
कि आखिर में ये लड़की अभी तक जिंदा कैसे है। उसे ये सब कुछ पसंद तो नहीं आता, मगर उसे अपना टास्क पूरा करना था, इसीलिए वो इस जगह पर रहने के लिए मान जाता है। तभी ही वहाँ पर जियांग का पालतू कुत्ता गुल्लू आता है, जिसे देखकर वो डर गया था। वो कहता है कि ये यहाँ पर कैसे है। वो कहती है कि ये तो मेरा बेटा है। वो सोचता है कि अपना टास्क पूरा करने के लिए इस गुल्लू को भी झेलना पड़े तो भी कोई बात नहीं। अगले दिन जियांग काम पर जाती है। उसकी कंपनी अलग अलग चीजें बनाने का काम करती है। वहाँ पर एगी नाम की एक लड़की ने उसका आइडिया चुरा लिया था एंड वो आगे निकल गई थी। जियांग के साथ इतना गलत हो गया था, मगर फिर भी वो उस लड़की को कुछ भी नहीं कहती। रात में वो अपने सारे कॉलीग्स के साथ डिनर पर जाती है, जहाँ पर ये एगी उसका मजाक बना रही थी उसकी उम्र को लेकर कि ये 30 की हो गई और इसे अभी भी ढंग से काम करना नहीं आता। जियांग चुपचाप उसकी बातों को सुन रही थी, उसे उल्टा मुंह जवाब भी नहीं देती। जहाँ तक इस लड़की की बात है तो ये काफ़ी अमीर है, जवान है और ढेर सारे लोगों के साथ इसके कनेक्शन है। फांग मुए भी उसी जगह पर सीजू के साथ आया था। एक जिम खोलने के बाद ये कहता है कि बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्दी ही मिलियनर बन जाऊंगा, फिर तो मेरे आजू बाजू बस लड़कियां ही लड़कियां होगी। वहाँ पर कुछ लफंगे लड़के किसी ड्रंक लड़की को छेड़ रहे थे। जियांग ये देखकर जल्दी से उसे बचाने आती है, मगर वो खुद भी उन लड़कों का शिकार हो रही थी कि तभी ही वहाँ पर फांग मुए आकर उसे बचाता है। वो कहता है कि मुझे फाइट करना अलाउड नहीं, मगर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि फांग मुए अपनी दादी माँ के साथ रहता था, पर उस घर में आग लगने की वजह से उसकी दादी माँ कोमा में चली गई। अभी वो बहुत ही ज़्यादा अकेला था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी ही उसके पास बूढ़े एंजल आए और उन्होंने कहा कि तुम चोजन वन हो, अगर तुमने ये एंजल वाला काम किया तो तुम्हारी दादी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन फांग मुए इसी के ही बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि दादी माँ, मुझे वो इंसान मिल गया है जिसकी ज़िंदगी में मुझे खुशियाँ भरनी है। अगर एक बार मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया तो फिर आप भी ठीक हो जाएगी। फिर वो जियांग के घर पर रहने चला जाता है। वैसे जियांग भी इस घर में रेंट देकर रह रही थी, उसे पूरा रेंट भरना ना पड़े, इसलिए उसने रूममेट को रखा था। फांग मुए कहता है कि लगता है कि ये सब कुछ अब मुझे ही साफ करना होगा। जब वो काम पर जाती है कि वहाँ पर उसकी मैनेजर उसे जिम और स्पोर्ट्स के रिलेटेड कपड़े बनाने का एक नया प्रोजेक्ट देती है। आगे जियांग सीजू के जिम में आ गई थी। वो सोचती है कि फांग मुए तो यहाँ का कोच है तो वो पक्का यहीं कहीं होगा। उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हुए यहाँ पर आए सारे लोगों के कपड़ों की फ़ोटो खींच रही थी कि आजकल किस तरह का फैशन मार्केट में चल रहा है। ऐसे में ही उसका ध्यान फांग मुए पर जाता है, जो कि किसी को एक्सरसाइज करना सिखा रहा था। वो सोचती है कि ये इसमें कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है। वो एक ही टस उसे घूरे जा रही थी कि वो कहता है कि मुझे घूरना बंद करो और एक्सरसाइज करने में ध्यान दो। जियांग के वहाँ से जाने के बाद सीजू उसे पूछता है कि ये लड़की कौन थी, कि वो बताता है कि ये मेरी रूममेट थी। वो कहता है कि फिर तो तुम दोनों के बीच में वो सब कुछ हुआ होगा। वैसे इसके दिमाग में तो सचमुच में इस तरह का कचरा ही भरा पड़ा है। आगे वापस आने के बाद जियांग ने एक नया डिज़ाइन बना दिया था, जिसको वो सबसे पहले फांग मुए को ट्राई करने को देती है। वो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो कहती है कि अगर ये सभी को पसंद आया तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर जियांग सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो अपने एक्स की यादों में खो गई थी। उसका एक्स कॉलेज का सबसे पॉपुलर, हैंडसम और टैलेंटेड लड़का था। जियांग उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये बात जानकर सारी लड़कियां उसे काफ़ी जलती थी कि इसको इतना ज़्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया। जियांग अपने बॉयफ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, मगर ये लड़का अपना करियर सेट करने में लगा था। उसने एक बार जियांग से शादी के लिए भी पूछा था। अभी वो कहती है कि तुमने मुझसे पहले सगाई तो कर ली थी, मगर तुम कभी भी मुझसे शादी नहीं
नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग का एक्स बॉयफ्रेंड हमेशा ही अपने काम की वजह से अलग अलग सिटी में जाया करता था एंड उसके बाद तो वो अमेरिका ही चला गया, मगर जाने से पहले जितना भी टाइम वो चाइना में रहा तो तब तक जियांग ही अकेली इस रिश्ते को संभाले रखी थी। जब भी कभी मिलना होता था तो जियांग ही सारे एफर्ट्स लगाती थी, सारी प्लानिंग करती थी। ये बंदा उसे अप्रिशिएट करने की जगह पर उल्टा उसे डांट देता था। लेकिन जब भी इसे जियांग का काम होता तो ये अपना सारा काम धाम छोड़कर मेरा बाबू सोना करती हुई उसके पास आ जाती थी। मगर ये सब कुछ कब तक चलता, जियांग ने आखिर में तंग आकर उसे ब्रेकअप ही कर लिया। अगले सुबह वो अपने एक्स के बारे में फंग मुए को बताते हुए कहती है कि जब वो वापस आएगा तो मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि आखिर में उसने किस हीरे को खोया। फंग मुए कहता है कि क्या ये तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है? देखो, तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। फंग मुए ने उसके भले के लिए ही ये कहा था, मगर जियांग को तो उस पर गुस्सा आ जाता है कि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया, इसीलिए तुम मुझे समझ नहीं पा रहे। जब दिल टूटता है, जब तुम खून के आंसू रोते हो, तब कैसा लगता है? वो मेरे साथ पिछले 8 सालों से था, तो मेरे लिए उसे भुलाना इतना आसान नहीं। फिर वो कहती है कि तुम वेजिटेरियन हो, घास फूस खाते हो, ड्रिंक करने की जगह पर दूध पीते हो, तो मुझे तो लगता है कि तुम आगे चलकर कोई साधु संत बनोगे। तभी अचानक से वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आकर उसे कहता है कि तो तुम ये सोचती हो कि मुझे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे अपने इतने करीब देखकर वो तो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। फिर ये कहता है कि अचानक से मुझे क्या हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। आगे फंग मुए अपने जिम में आ गया था कि वहाँ पर उसकी बचपन की दोस्त म्याओ म्याओ आती है। जब म्याओ म्याओ को ये पता लगा कि इन लोगों ने अपना खुद का जिम ओपन किया है, कि वो अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर यहाँ पर स्पेशली इन दोनों की मदद करने आ गई। दरअसल में म्याओ म्याओ स्कूल टाइम से ही फंग मुए को पसंद करती आ रही है। अभी वो यहाँ पर इसीलिए आई क्योंकि उसे लगा कि अगर वो दोनों साथ रहे तो शायद उनका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। स्कूल में तो वो बिल्कुल चोमू सी थी, मगर अभी उसने अपना पूरा स्टाइल बदल लिया था कि सीसू उसके पीछे पड़ जाता है। यानी कि म्याओ म्याओ फंग मुए को पटाने आई थी, मगर सीसू पट गया। जब वो घर वापस आता है कि वो जियांग को खुश करने के लिए ऑनलाइन से अलग अलग चीज़ें मंगवा रहा था, जियांग इन सारी मुफ्त की चीज़ों को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर में कौन इस तरह की चीज़ें मुझे भेज रहा है, क्या ये फंग मुए तो नहीं? कि तभी ही वो उसे कहता है कि तुम्हारे हिस्से के जल्दी से बर्तन धो। वो कहती है कि नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, शायद भगवान ने ही मेरी मदद करने के लिए किसी एंजल को भेजा है। अगले दिन जियांग को किसी दूसरी कंपनी में प्रेजेंटेशन देने जाना था कि आज वो काफ़ी अच्छे से तैयार होती है। फंग मुए सोचता है कि ये ड्रेस तो कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग थी। फिर वो दूसरी कंपनी में अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी कि वहाँ पर उसका एक्स उसका क्लाइंट बनकर आ जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो गई थी कि ये अमेरिका से कब वापस आ गया। ये तो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बन गया, ऊपर से किसी बड़ी कंपनी का सीईओ भी। मैं तो इसे हराना चाहती थी, पर अब मैं क्या करूं। मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद वो उसे ऐसे ही कैजुअली बातें करने लगा था कि क्या कर रही हो, कैसी हो, क्या हम लंच पर जाए, कि वो फटाक से मान जाती है। तभी ही वहाँ पर फंग मुए उसे घर ले जाने आया था, पर वो इन दोनों को साथ में देखकर सोचता है कि अच्छा, तो इसने इतने अच्छे कपड़े इसके साथ डेट पर जाने के लिए पहने। पर तभी ही वो उसके मन की बातें सुन लेता है एंड उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी से अपनी कार लेकर इन दोनों के सामने आ जाता है उनका ड्राइवर बनकर। पीछे ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में एक्स बॉयफ्रेंड तियानची उसका हाथ टच करता है कि ये देखकर फंग मुए को गुस्सा आ जाता है कि अपना हाथ हटा। आगे ये दोनों जिस होटल में गए थे
कि ये भी उनके पीछे पीछे आ जाता है, जहाँ पर वो दूर की टेबल में बैठकर जियांग को काफ़ी चिढ़ा रहा था। एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि अब तो मैं बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया, मैं काफ़ी सारे 5 स्टार होटल में गया हूँ, काफ़ी सारी जगह देखी है, मगर अभी भी मुझे वो सारे पुराने दिन याद आते हैं कि हम कैसे छोटे से घर में भी कितनी खुशी से रह लेते थे। यहाँ पर वो वापस से पैचअप करने की बातें कर रहा था कि फांग मुए जियांग को दूर से ही इशारा करता है कि हंसना बंद करो, तुम्हारे दांत में कुछ लगा है। जियांग फिलहाल तो अपने एक्स को कोई जवाब नहीं देती, मगर अगले ही दिन वो अपना जवाब हाँ में देने के लिए उसके पास जा रही थी कि वो अपने एक्स को किसी दूसरी सुंदर लड़की के साथ देखती है। हालांकि उसने उस लड़की का फेस नहीं देखा था, मगर उन दोनों को साथ में देखकर उसका दिल जरूर टूट जाता है। वो सोचती है कि मैं कितनी स्टूपिड इडियट पागल हूँ कि मैं इसके बारे में इतने सालों तक सोचती रही, इसका इंतज़ार करती रही, मगर ये लड़का, इसने तो दूसरी लड़की पटा ली। पिछले सालों में मैंने इसे भूलने की काफ़ी कोशिश की, मगर ये मेरे दिमाग से जाता ही नहीं। अब मुझे खुद से नफरत होने लगी है। तभी उसे रोते देखकर फांग मुए उसके पास आता है एंड कहता है कि अंदर चलो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। पर वो उठ नहीं रही थी एंड बस रोए जा रही थी कि फांग मुए को उसकी ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड वो चिल्लाता है कि जिस लड़के को तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं, उसके लिए तुम इतने आंसू क्यों बहा रही हो, उसे भूलकर अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। यहाँ पर वो जिस तरह से उसकी केयर कर रहा था, उसे संभाल रहा था कि जियांग रोना बंद कर देती है। आगे वो उसे हंसाने के लिए, उसका मूड ठीक करने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहा था, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जियांग को अपने एक्स के बारे में नहीं सोचना था, इसीलिए वो अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगा देती है। अभी वो अपने नए इनोवेशन रोबोटिक हाथ पर काम कर रही थी और इस चक्कर में वो पूरे घर का कबाड़ा कर देती है। फांग मुए तभी ही वहाँ पर आता है और उसे ये चीज़ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है एंड उस पर चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर अकेली नहीं रहती, जल्दी से पूरे घर को साफ करो। जियांग को रोना आ जाता है। वो बाथरूम में खुद को बंद करके सोच रही थी कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान हूँ, मेरे साथ जो लोग बुरा करते हैं मैं तो उनके आगे भी कुछ नहीं बोल पाती। अभी मुझे सचमुच में किसी के ऊपर डिपेंड रहना है, पर मैं बहुत ही ज़्यादा अकेली हूँ, मेरे पास ऐसा कोई नहीं जो कि मुझे समझ सके। फांग मुए उसके मन की बातें सुन रहा था। अब उसे पछतावा होता है कि मुझे इस पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था। जैसे ही वो बाहर निकलती कि वो सीधा उसे गले लगा लेता है एंड सबसे पहले माफ़ी मांगता है कि मैं आगे से तुम पर कभी भी इस तरह से चिल्लाऊंगा नहीं। फिर वो कहता है कि जब भी तुम्हें रोने का मन करे या फिर तुम्हें अकेला महसूस हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मेरा कंधा हमेशा तुम्हारे लिए खाली रहेगा। अगली सुबह जियांग जब उठती है कि सोच रही थी कि कहीं इस फांग मुए को मुझ पर क्रश तो नहीं, मगर वो मुझसे 5 साल छोटा है, वो भला मुझ जैसी बुढ़ी को पसंद क्यों करेगा। आगे वो फिर से अपना रोबोटिक हाथ बनाने में लग गई थी कि फांग मुए उसकी प्रोग्रामिंग सेट करने में उसकी मदद करता है। यहाँ पर जियांग को पता लगता है कि फांग मुए तो कंप्यूटर में एक्सपर्ट है। इसी तरह से काम करते हुए वो तो अपने एक्स के बारे में भूल ही गई थी एंड एंजॉय करने लगी थी। ऐसे ही काम करते हुए जियांग के हाथ में चोट लग जाती है कि फांग मुए भागकर उसके पास आता है, उसके घाव को साफ करता है, बैंडेज वगैरह ढूंढ रहा था कि जल्दी से इसको कवर करना होगा वरना कहीं इन्फेक्शन ना फैल जाए। जियांग को याद आता है कि पहले जब भी उसे इस तरह की चोट लगती कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड हमेशा ही काम में बिजी रहता था, वो उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की काफ़ी कोशिशें करती थी कि देखो मुझे चोट लगी है, कि ये कहता था कि बैंडेज उधर पड़ी है, जाकर लगा लो। फिर वो सोचती है कि मेरी आज से पहले कभी भी किसी ने भी इस तरह से परवाह नहीं की। इस दुनिया में फांग मुए जैसे केयरिंग लड़के भी है। पता नहीं मैं 8 सालों तक अपने एक्स के साथ क्यों रही जिसको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। फांग मुए जियांग को खुश करने की जितनी भी बार कोशिशें करता
कि वो सब कुछ एक नोट में सेव होता जा रहा था एंड ये बिल्कुल एक सिस्टम की तरह था। अगले दिन फंग मुए जिम में जाकर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था कि आखिर में इस लड़की को चाहिए क्या। ये पूरा दिन बस अपने एक्स के बारे में सोचकर दुखी रहती है। मैं कितनी भी कोशिशें कर लूं मगर ये कभी भी दिल से खुश नहीं होती। तभी ही सीजू उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। आदमी बस दो वजह से ही परेशान रहता है, पहला लड़की और दूसरा पैसा। पैसों की चिंता तो तुम्हें कभी होगी नहीं क्योंकि तुम पैदाइशी बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, तो पक्का इस गुस्से का रीज़न लड़की होगी कि तुम्हारी क्रश ने तुम्हें रिजेक्ट किया है। जल्दी से बताओ कौन है वो लड़की, क्या वो तुम्हारी रूममेट है कि वो कहता है कि बकवास करना बंद करो। मेरे अंदर प्यार की फीलिंग्स कभी आई नहीं और ना ही कभी आएगी, स्पेशली उस यांग के लिए तो बिल्कुल नहीं। जब वो घर वापस आता है कि उसकी पीठ में काफ़ी तेज दर्द हो रहा था जिस वजह से उसे फीवर भी हो जाता है। जब वो सोकर वापस उठता है कि उसकी पीठ का ये दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया था। तभी ही उसके पास एक विशिंग बॉल आकर गिरती है जिसमें लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे एंजल के पंख आने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें दर्द हो रहा है। जब पूरी तरीके से तुम्हारे ये पंख निकल जाएंगे तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगले दिन सियांग उसे कॉल करके कहती है कि तुम अभी तक सो रहे हो, मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना बना दो। कि वो अपने ऐसे हुलिये में ही बाहर चला जाता है। आगे खाना खाने के टाइम पर सियांग मैगजीन में अपने फेवरेट एथलीट को देख रही थी कि ये ब्लैक सूट में कितना ज़्यादा हैंडसम लगता है। फिर वो कहती है कि वैसे तुम्हारी बॉडी भी इतनी बुरी नहीं मगर लड़के सूट में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आगे फंग मुए जब काम पर जाता है कि सीजू उसे किसी स्टूडियो में लेकर गया था कि तुम बस छोटा सा फोटो शूट करा लो, उन लोगों ने तुम्हें एज अ मॉडल चूज़ किया है, अगर तुमने ये कर दिया तो हमारी जिम का फ्री में प्रमोशन हो जाएगा। फंग मुए के साथ दूसरा जो मॉडल था वो तो जियांग का फेवरेट एथलीट योयो निकलता है। जब वो अपने कपड़े बदल रहा था कि योयो उसकी पीठ के पीछे पंख आने का निशान देख लेता है। वो उसे पूछता है कि क्या हाल ही में ही तुम किसी को पसंद करने लगे हो। इस पर वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं कि योयो उसकी मसाज कर देता है ताकि उसकी पीठ में ज़्यादा दर्द ना हो। अगले फोटोशूट के लिए फंग मुए ने सूट पहना था क्योंकि जियांग को ये पसंद था। जैसे ही ये सब कुछ खत्म होता कि वो जियांग को वीडियो कॉल करके बताता है कि देखो मैं किसके साथ हूँ, कि वो कहती है कि ये तो मेरा फेवरेट आइडल योयो है, तुम उसे रोके रखना, मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ। अगले सीन में हम इन तीनों को किसी रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर जियांग एक ही टस अपने आइडल को घूरे जा रही थी कि तुम पास से कितने हैंडसम दिखते हो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे मसल्स वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फंग मुए कहता है कि इसमें इतना क्या खास है, मैं तो इससे ज़्यादा हैंडसम हूँ और मेरी बॉडी वो भी काफ़ी अच्छी है। जिस तरह से वो जेलस हो रहा था कि योयो समझ जाता है कि जियांग वही लड़की है जिसको ये पसंद करने लगा है। जब वो यहाँ से जा रहा था कि जाते जाते वो उसे एक विशिंग बॉल देकर जाता है जिसमें लिखा था कि अपनी द स्पेशल वन के साथ जितना हो सके टाइम बिताओ और इसको चेरिश करो क्योंकि ये तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला। ये पढ़कर वो समझ जाता है कि योयो भी उसी की ही तरह एक एंजल है। फिर ये लोग घर वापस आ रहे थे जहाँ पर जियांग अपने आइडल को देखकर काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रही थी एंड अगले दिन से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। फंग मुए इस चीज़ में उसकी मदद कर रहा था कुछ इस तरह से। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं। जिम में एक मोटी लड़की उसे कहती है कि मैं पहले तुम्हारी तरह पतली हुआ करती थी मगर मेरे आलसीपन ने मुझे ऐसा बना दिया कि वो जल्दी जल्दी कसरत करने लगती है कि कहीं मेरा हाल भी ऐसा ना हो जाए वरना मेरा एक्स और उसकी नई गर्लफ्रेंड मुझ पर हंसेंगे। फंग मुए जियांग का फ़ोन रिपेयर कराने गया था क्योंकि उसमें वायरस घुस गया था कि वो देखता है कि इसके फ़ोन में तो उसके एक्स की ही फ़ोटो भरी पड़ी है, यानी कि ये लड़की अभी तक अपने एक्स बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाई है। फंग मुए को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जेलसी के मारे उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था
कि इसकी वजह से उसकी पीठ में काफ़ी खुजली हो रही थी। बूढ़े एंजल उसे कहते हैं कि पक्का तुम्हारे अंदर नेगेटिव इमोशन होंगे, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जल्दी से खुद के इमोशंस को कंट्रोल करो, वरना ये तुम पर हावी हो जाएंगे और पंख आने में देरी लगेगी। तभी ही एक विशिंग बॉल उसके पास आकर गिरती है, जिसमें लिखा था कि अगले चंद्र ग्रहण के दिन पर तुम्हारे पंख निकल जाएंगे। तब तक तुम मेडिटेशन करो और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की कोशिश करो। अगले दिन जियांग ऐसे ही नेट पर सर्फिंग कर रही थी कि उसे वहां पर एक डेटिंग की वेबसाइट मिलती है कि वो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेती है। अगले ही दिन उसे उस साइट की तरफ से सामूहिक ब्लाइंड डेट पर आने का एक मैसेज मिलता है कि वो वहां पर चली जाती है। फांग मुए उसे छोड़ने गया था। वैसे उसके फेस पर जेलसी साफ नजर आ रही थी। आगे जब वो उस जगह पर पहुंचती है कि वहां पर उसकी खड़ूस मैनेजर भी आई थी। जियांग उसे देखकर डर के मारे वॉशरूम में जाकर छुप जाती है कि कहीं ये मुझे देख ना ले, लेकिन वो वहां पर भी किसी लड़के के साथ आ जाती है। अब ना चाहते हुए भी जियांग को उन दोनों का कुछ चुप्पू सुनना पड़ रहा था। जब जियांग बाहर आती है कि सभी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, इन सभी लोग अपने अपने सोलमेट को ढूंढ रहे थे। बाहर फांग मुए देखता है कि आज तो चंद्र ग्रहण होने वाला है। यहाँ पर सभी को अपना अपना पार्टनर मिल गया था, सिवाय जियांग के कि तभी ही वहाँ पर फांग मुए आता है। जियांग को अकेला महसूस ना हो, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ता है एंड तभी ही उसके पंख निकल आते हैं। जियांग को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि उसके सामने जो लड़का खड़ा है वो फांग मुए है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो यहाँ पर बिना एंट्री पास के नहीं आ सकता। जैसे ही वहाँ पर लाइट चालू होती कि फांग मुए वहाँ से गायब हो गया था। आगे जब ये लोग घर वापस आ रहे थे कि जियांग सोचती है कि शायद मुझे ही कोई भ्रम हो गया होगा, वो लड़का शायद कोई और होगा। अगले दिन जियांग अपना पूरा स्टाइल चेंज करने के लिए शॉपिंग पर गई थी, मगर बीच में ही उसके पीरियड्स आ जाते हैं कि वो फांग मुए को कॉल करके अपने पास बुलाती है। फांग मुए ढेर सारे पैड्स लेकर आया था कि वो कहती है कि ये सब कुछ तो ठीक है, पर तुम ये ग्रैंडमा के डायपर लेकर क्यों आए? मैं ग्रैंडमा थोड़ी ना हूँ। वो उसके लिए जिंजर टी भी लेकर आया था कि जल्दी जल्दी से इसे पी लो, वरना ये ठंडी हो जाएगी। वो सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पीरियड्स आने पर कोई मेरा इतनी अच्छी तरीके से भी ध्यान रखेगा। आगे जियांग को चलना ना पड़े, इसलिए वो उसके लिए बाइसिकल लेकर भी आया था। यहाँ पर वो तो बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाले मजे ले रही थी। अभी सब कुछ अच्छे से ही जा रहा था कि जियांग की लाइफ में वापस से उसका एक्स एंट्री मारता है कि मैं तुम्हारे घर के सामने वाली बिल्डिंग में ही रहने आ गया हूँ। जियांग सोचती है कि ये यहाँ पर आ गया है तो फिर मुझे क्यों बता रहा है, लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो कचरा बाहर फेंकने भी काफ़ी अच्छे से तैयार होकर जाती है। उसी रात जियांग का एक्स बॉयफ्रेंड उसे मिलने उसके घर तक आ जाता है कि वो जल्दी से फांग मुए को खिड़की के पीछे छुपने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके एक्स को पता लग जाए कि वो यहाँ पर किसी लड़के के साथ रहती है। जब वो यहाँ पर आता है कि पहले तो काफ़ी नॉर्मली बातें कर रहा था, मगर एकदम से अपनी रोमांटिक अदाएं दिखाने लगता है कि क्या पता जियांग ये सब कुछ देखकर वापस से मुझे हाँ कह दे। ये सब कुछ देखकर बाहर से फांग मुए काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा था, इतना ज़्यादा कि उसके हाथ से नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी। अगले दिन जियांग किसी इवेंट में गई थी, वहाँ पर उसका एक्स एज अ होस्ट काम कर रहा था कि यहाँ पर वापस से इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। यह बंदा फिर से उसे पटाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि इस बार जियांग पिघल जाती है। जब वो उस इवेंट से घर वापस आ रही थी कि उसे पता लगता है कि उसका एक्स बीमार पड़ गया है कि वो जल्दी से भागकर उसे देखने जाती है। अभी वो उसी की ही कोवर्कर एगी के साथ था। ये लड़की वही है जिसने शुरुआत में जियांग का आइडिया चोरी किया था। एगी दिखने में काफ़ी अच्छी है, टैलेंटेड है और उसकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा अमीर है।
जियांग को उन दोनों को इस तरह से बातें करता देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वापस से उसका दिल टूट जाता है एंड वो अपने एक्स का हालचाल पूछे बिना ही वापस आ जाती है। फांग मुए को उसकी ऐसी हालत देखकर डर लग जाता है कि ये इस बार रोई नहीं। वो उसे खुश करने के लिए उसे कह रहा था कि क्या हम मूवी देखने जाए, क्या तुम्हें शॉपिंग करनी है या फिर तुम्हें कुछ अच्छा खाना खाना है, मगर वो हर बार मना कर देती है कि मुझे कुछ भी नहीं करना। अगले दिन एक्स बॉयफ्रेंड जियांग को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। जब वो वहाँ पर जाती कि ये कहता है कि मैं इतना बीमार पड़ गया मगर तुम तो मुझे देखने भी नहीं आई, क्या अब मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा पराया हो गया। दरअसल में ये इतनी चीज़ी बातें इसीलिए कर रहा था क्योंकि उस दिन घर पर उसने फांग मुए के जूते देख लिए थे, इसीलिए उसे पता लग गया था कि जियांग किसी लड़के के साथ रहती है। ऊपर से इवेंट में भी फांग मुए उसके साथ आया था एंड जियांग उसके साथ काफ़ी खुश लग रही थी। अभी ये उसके लिए पसेसिव हो रहा था कि वो कहती है कि कल रात में आई थी मगर तुम किसी लड़की के साथ थे तो मुझे लगा कि तुम्हें शायद मेरी ज़रूरत नहीं होगी। कि वो कहता है कि वो लड़की आएगी, उसके फादर को मैं जानता हूँ, उसी ने ही मुझे अमेरिका में वो जॉब दिलवाई थी। वो लड़की तो बिल्कुल मेरी बहन जैसी है, तुम तो खामखा मुझ पर शक करने लगी। यहाँ पर इस लड़की की प्रॉब्लम यही थी कि इसने अपने करियर में काफ़ी कुछ उखाड़ लिया था। इसके पास पैसा, पावर, पोजीशन सब कुछ था, बस इसे फैमिली की कमी महसूस हो रही थी। इसीलिए ये वापस से जियांग को अप्रोच कर रहा है क्योंकि उसे एज अ वाइफ जियांग ही सबसे बेस्ट कैंडिडेट लग रही है। वो जियांग से दोबारा चांस मांगता है कि हम लोग ट्रिप पर जाएंगे और एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा समय बिताएंगे ताकि हमारा रिश्ता अच्छा हो सके। जियांग उसे हाँ कह देती है ये सोचकर कि अगर ये रिश्ता ऐसे बच सकता है तो मुझे उसे आखिरी मौका दे देना चाहिए। जब वो वापस आती है कि फांग मुए जानता था कि अभी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए वो अपने दोस्तों को लेकर फार्म हाउस जाता है ऐसे ही एंजॉय करने के लिए, ताकि इस बहाने से जियांग का मूड भी थोड़ा ठीक हो सके। जियांग को यहाँ पर पता लगता है कि फांग मुए तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। वो सोचती है कि ये इतना ज़्यादा अमीर है मगर फिर भी छोटे से जिम में एज अ कोच काम करता है, इसके अंदर कोई घमंड नहीं, ये हमेशा ही लोगों की मदद करता है, ये तो सचमुच में एक एंजल है, कोई इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। फांग मुए उसे बताता है कि बचपन से ही उसके पेरेंट्स अब्रॉड में है, अपना करियर संभालने में लगे पड़े हैं। दादी माँ ही उसे संभालती आ रही थी मगर एक दिन घर में आग लग गई और फांग मुए को बचाने के चक्कर में वो हमेशा के लिए कोमा में चली गई और आज तक उठी नहीं। फिर वो कहता है कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया मगर फिर भी वो लोग मुझसे एक बार मिलने भी नहीं आए। जियांग सोचती है कि देखा जाए तो इसके पास सब कुछ है मगर फिर भी ये अपनी जिंदगी में काफ़ी अकेला है। तभी ही वो जोर से चिल्लाती है कि टूटता तारा। वो कहता है कि वो कोई टूटता तारा नहीं, एरोप्लेन है। ये सीरियस माहौल एकदम से लाइट अप हो जाता है। फांग मुए अपने जादू से मीटियोर शावर करता है जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो गई थी। वो सोचता है कि ये लड़की जब भी हंसती है तो मुझे ऐसा लगता है मानो जैसे मेरी ज़िंदगी में से अंधेरा गायब हो रहा हो। फिर वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारा गार्डियन एंजल नहीं होता तो पक्का मैं तुम्हें डेट करता। अगले दिन जब ये लोग घर वापस आते हैं कि वहाँ पर उसकी पुरानी रूममेट जीजी वापस आ गई थी। वो कहती है कि माफ़ करना, मैं तुम्हें बिना बताए ही ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। वो क्या हुआ था ना कि वो डॉक्टर मेरे दांत साफ कर रहा था एंड फिर मुझे किस करने लगा तो मुझे उसे प्यार हो गया एंड मैं उसके पीछे पीछे उसके देश चली गई। वहाँ पर मैंने उसे शादी कर ली, फिर हमारा डिवोर्स हो गया एंड अब मैं वापस आ गई हूँ। जियांग कहती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी हो गया। जीजी कहती है कि वैसे ये लड़का काफ़ी क्यूट है,
क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ? कि वो कहती है कि क्या तुम्हारे दिमाग में बस गटर वाली बातें ही भरी पड़ी है। फांग मुए जो कि उन दोनों की बातें सुन पा रहा था, वो थोड़ा शर्मा जाता है एंड कहता है कि फ्रिज में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं खाना बाहर लेने जा रहा हूँ। जब वो बाहर था कि उसके पंखों में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जियांग के लिए उसकी फीलिंग्स दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। अगले दिन जियांग अपने इस नए इनोवेशन रोबोटिक हाथ को लेकर किसी बड़ी कंपनी के सीईओ पीटर से मिलने के लिए गई थी। अभी वो अपने इस रोबोटिक हाथ के बारे में सभी को समझा रही थी कि ये कैसे काम करता है। पीटर उसे कहता है कि पहले मैं इसे एक बार चेक कर लूँ, उसके बाद ही मैं इसे अप्रूव करूँगा कि मुझे इसे खरीदना है या फिर नहीं। फांग मुए उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ गया था। पीटर को देखकर उसे कुछ अच्छी वाइब नहीं आती। ऐसे ही कंपनी में घूमते हुए वो उसकी सीक्रेट लैब में चला गया था, जहाँ पर आदमियों के ऊपर रिसर्च चल रही थी। वो अपने सुपरविजन से देखता है कि इन लोगों के साथ पास्ट में क्या हुआ था। अभी उसे काफी गुस्सा आता है कि ये पीटर बिना किसी की परमिशन के उसके ऊपर इस तरह का एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकता है। वो जल्दी से जियांग को यहाँ से लेकर घर आ जाता है कि पीटर को पता लगता है कि यहाँ पर कोई एंजल आया था। वो कहता है कि मैं काफ़ी सालों से इस बंदे को ढूंढ रहा था एंड फाइनली वो मुझे मिल गया। आगे म्याओ म्याओ जो कि फांग मुए को पसंद करती थी, फाइनली वो अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस कर देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर वो उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हें लेकर ऐसी फीलिंग्स अपने मन में नहीं रखता। म्याओ म्याओ थोड़ा डर जाती है कि अब तो ये मुझसे दोस्ती भी नहीं रखेगा, कि वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, हम पहले भी अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। जियांग का एक्स बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैंने ट्रिप प्लान कर दी है एंड जब हम वापस आएंगे कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अभी उसकी बातों में काफ़ी सीरियसनेस दिखाई दे रही थी कि वो उसे हाँ कह देती है। वापस आने के बाद वो फांग मुए को ये सारी बातें बता रही थी। फांग मुए को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अब तो जियांग उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। उसने आज से पहले कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था, मगर आज वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है। वो नशे में ही गार्डन में उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था कि पीटर जो कि उसी रास्ते से गुजर रहा था वो उसे देख लेता है। यहाँ पर पीटर सोच रहा था कि अब मैं इसकी सारी पावर अपने किसी चिप में एक्सट्रैक्ट कर लूँगा एंड उसके बाद मैं भी इसी की ही तरह पावरफुल बन जाऊँगा। आगे वो घर वापस आने के बाद सारी पुरानी यादों को वापस से देख रहा था। वो सोचता है कि मैं ही उसे खुश नहीं रख पाया, इस वजह से वो अपने एक्स के पास चली गई। अगर मैंने अपने काम में अच्छे से ध्यान दिया होता तो आज वो मुझसे अलग नहीं हुई होती। अगले दिन पीटर रोबोटिक हाथ का टेस्ट करने के लिए जियांग को अपनी कंपनी में बुलाता है। वो जानता था कि इसके साथ फांग मुए जरूर आएगा। पीटर ने फांग मुए की घड़ी चुरा ली थी, जो कि हर एक एंजल के पास अपनी अपनी खुद की घड़ी होती है एंड वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है। उसके बाद वो उसी घड़ी में से फांग मुए की पावर को एक्सट्रैक्ट करने लगता है किसी चिप में। जहाँ तक उस रोबोटिक हाथ की बात है तो उसकी प्रोग्रामिंग में अभी भी थोड़ी गड़बड़ थी कि जियांग कहती है कि मैं जल्दी ही इसे ठीक कर दूंगी। आगे से वो अपने काम में बिजी हो जाती है। फांग मुए से उसकी मुलाकात अब कम होने लगी थी। दोनों एक ही घर में रहते थे, मगर दोनों के आने जाने का टाइम काफ़ी अलग था। एक दिन फांग मुए को उसकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी कि वो उसे मिलने के लिए उसकी कंपनी में चला जाता है। जियांग अभी काम कर रही थी, खाने में भी ध्यान नहीं दे रही थी कि वो चुपचाप खाना बाजू में रख देता है ताकि जियांग का उस पर ध्यान जा सके। फिर वो उसके सामने शांति से बैठकर उसे काम करते हुए देखने लगा था कि जियांग को उसके एक्स का कॉल आता है। वो काफ़ी हंस कर बातें कर रही थी कि ये देखकर फांग मुए थोड़ा अपसेट हो जाता है। आगे जब वो घर वापस आती है कि वो फांग मुए को बताती है कि 2 दिनों के बाद मेरा 30वां जन्मदिन आने वाला है,
तो मैं उस दिन थीम पार्क में जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से कभी भी वहाँ पर नहीं गई, पर मेरा सपना था कि मैं अपने जन्मदिन पर उस जगह पर जाऊँ। ये सुनकर फंग मुए उसका मजाक उड़ाता है कि तुम ऑलरेडी 30 की हो चुकी हो, अगर तुम इस उम्र में थीम पार्क में गई तो लोग तो तुम पर हंसेंगे। आगे जिस दिन जियांग का बर्थडे था कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे किसी महंगे से रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए ले जाता है, मगर आज के दिन भी उसे कोई काम आ जाता है एंड वो अधूरा डिनर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जियांग कहती है कि अभी तो केक कटिंग भी नहीं हुई थी और ये चला गया। वो उसका काफी देर तक इंतजार करती है मगर वो वापस नहीं आता। वहीं पर एगी उसने जलन के मारे अपनी झूठी बीमारी का बहाना बनाकर इसे अपने पास बुलाया था। एगी कहती है कि उस रात तो हमारे बीच में सब कुछ हो गया था, तो फिर अभी तुम जियांग के पीछे क्यों पड़े हो। कि ये कहता है कि वो तो बस एक वन नाइट स्टैंड था, मैं जियांग को ही अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। लेकिन एगी उसे जाने नहीं देती कि अभी मैं बीमार हूँ तो तुम्हें मेरा ध्यान रखना होगा। जियांग इंतजार करते करते थक गई थी कि वो वहाँ से निकलकर सीधा थीम पार्क में पहुँचती है। वो ऐसे ही बंद पड़े थीम पार्क को देख रही थी कि वहाँ पर फंग मुए आता है। उसने ये पूरा थीम पार्क खरीद लिया था। यहाँ पर वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है एंड फिर कहती है कि मैंने आज की विश तो मांगी ही नहीं। जैसे ही वो विश मांगने जाती कि फंग मुए सोचता है कि मुझे नहीं सुनना, ये पक्का अपने एक्स के बारे में ही कुछ बोलेगी। जब ये दोनों यहाँ से जा रहे थे कि जियांग का एक्स इन दोनों को साथ में जाते देख लेता है एंड फिर अगले ही दिन जियांग से कहता है कि हम लोग दाली वेकेशन पर जा रहे हैं। जियांग कहती है कि इतनी जल्दी, कि वो कहता है कि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। वहीं फंग मुए को बूढ़े एंजल ने जंगल के बीचों बीच में मेडिटेशन करने भेजा था कि वो उसे कहता है कि यहाँ पर तो बारिश आ रही है, मैं ऐसे में मेडिटेशन कैसे करूँगा। कि वो कहते हैं कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो तुम्हें कैसे भी करके इसे पूरा करना ही होगा। जब वो ध्यान लगाने बैठता है कि उसके दिमाग में बार बार जियांग का ख्याल आ रहा था कि अभी वो अपने एक्स के साथ ट्रिप पर गई है, तो पक्का उन दोनों के बीच में कुछ होगा। वहीं पर ये दोनों किसी लग्जरियस होटल में आ गए थे, मगर ये बंदा यहाँ पर भी काम कर रहा था कि मुझे इस ज़रूरी मीटिंग को अटेंड करना ही होगा, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी तुम्हारे पास आया। लेकिन इसकी ज़रूरी मीटिंग तो ख़त्म होती ही नहीं। इस बार जियांग ऐसा नहीं सोचती कि ये फिर से काम में बिजी हो गया, बल्कि उसके दिमाग में फंग मुए ही चल रहा था कि अभी वो क्या कर रहा होगा। फंग मुए के ही ख्यालों में वो ऐसे ही बाहर निकल जाती है एंड जंगल में जाकर रास्ता भटक जाती है। वो किसी क्लिफ के नीचे से गिरने वाली थी कि तभी ही वहाँ पर फंग मुए टेलीपोर्ट होकर उसे बचाने आ जाता है। जियांग को तो ये सब कुछ अपने सपने जैसा लग रहा था। फंग मुए उसे उसके होटल में सही सलामत छोड़ने के बाद वापस अपनी जगह पर आ जाता है। जब जियांग को होश आता है कि उसका एक्स उसके बाजू में बैठा था, वो उसे झूठ बोलता है कि तुम जंगल में रास्ता भटक गई थी तो मैंने तुम्हें बचाया। जियांग को अनईजी फील हो रहा था कि वो कहती है कि तुम इस ट्रिप को कैंसिल कर दो, मुझे घर वापस जाना है। इस ट्रिप के दौरान जियांग को एक बात तो रियलाइज हो गई थी कि अब वो अपने एक्स को लेकर ज्यादा कुछ फील नहीं करती। उसके दिल में अब फंग मुए है। जैसे ही वो घर वापस आता कि वो जल्दी से जाकर उसे गले लगा लेती है। उसके इस सडन एक्शन से उसके पंख बाहर निकल आए थे कि वो अपने जादू की मदद से उसे गायब कर देता है ताकि उसे दिखाई ना दे। लेकिन जियांग के एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसने उसके पंखों को देख लिया है। आगे वो बूढ़े एंजल के पास गया था कि आजकल मेरी पावर काफी अनस्टेबल हो रही है, कि वो किसी हिंदी किताब में से कोई उपाय ढूंढ रहे थे कि क्या हो सकता है। थोड़ी देर इधर उधर पन्ने फेरने के बाद वो कहते हैं कि तुम जानते हो कि हमें अपनी द स्पेशल वन को पसंद करना नहीं होता, मगर तुमने ये किया तो इसी वजह से शायद तुम्हारी पावर अनस्टेबल हो रही होगी। तुम मेडिटेशन करके अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की कोशिश करो।
जब वो ये करने चाहता कि उसके दिमाग में बार बार जियांग का ख्याल आ रहा था, इसीलिए वो सोचता है कि अब मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जियांग मुझसे नफरत करने लगेगी। वो पूरे घर में कचरा फैलाकर सोचता है कि अब जियांग मुझे डांटेगी और मैं उसे नापसंद करने लगूंगा, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। जियांग तो खुद मैसी मैसी रहती थी, तो उसे फंग मुए के ऐसा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन एक लड़की के पीछे कुछ लफंगे पड़े थे कि ये देखकर जियांग उसकी मदद करने चाहती है, पर अब ये लोग उसके भी पीछे पड़ गए थे कि तभी ही वहाँ पर अचानक से उसका एक्स आकर उसकी मदद करता है। लेकिन ये लोग तो मोटर बाइक से उसका पीछा करने लगे थे कि तभी ही वहाँ पर फंग मुए आकर ट्रक को बीचों बीच लाता है ताकि ये लोग उसका ज्यादा देर तक पीछा ना कर पाए। जियांग ने फंग मुए को आते हुए देख लिया था। वो कहता है कि मुझे तुम सभी को सबक सिखाना ही होगा ताकि तुम लोग इस तरह से किसी लड़की का पीछा ना कर सको। वहीं हम पीटर को देखते हैं, वो फंग मुए की पावर को धीरे धीरे करके एक्सट्रैक्ट कर रहा था। इसी वजह से उसकी पावर अनस्टेबल हो रही थी। जियांग वापस आने के बाद समझ गई थी कि फंग मुए कोई एंजल है, क्योंकि वो हर बार उसे बचाने आ जाता है। वो इस बात का टेस्ट करने के लिए रास्ते के बीचों बीच में खड़ी हो जाती है ताकि उसका एक्सीडेंट हो सके और फंग मुए उसे बचाने आ जाए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता। लाइट अभी ग्रीन थी, इसीलिए उसका एक्सीडेंट होते होते रुक जाता है। आगे वो किसी बड़ी सी बिल्डिंग से नीचे कूदने जा रही थी कि वहाँ पर उसकी खड़ूस मैनेजर आकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, नीचे जाकर अपना काम करो। उसके जाते ही हम देखते हैं कि फंग मुए वहीं पर था और उसने ही उस मैनेजर को वहाँ पर भेजा था। एंड जहाँ तक ग्रीन लाइट की बात है तो वो भी सड़क पर उसी ने की थी। वहीं पर जियांग के एक्स के पास एगी आकर कहती है कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चल रहे हो, वहाँ पर तुम्हें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मगर ये तो मना कर देता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। यहाँ पर वो उसके प्यार को भी ठुकरा देता है कि वो कहती है कि तुम मेरा प्यार ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। अगले ही दिन वो उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करा देती है। फंग मुए की पावर अनस्टेबल होने की वजह से उसे बुखार हो गया था कि ऐसे में जियांग उसका काफी अच्छे से ध्यान रखती है। वो समझ गई थी कि भगवान ने मेरी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए ही इसे यहाँ पर भेजा है। कंपनी के बैंकरप्ट हो जाने के बाद इसके पास कोई काम धंधा नहीं बचा था कि तभी ही वहाँ पर जियांग आकर इसे ब्रेकअप कर लेती है कि अब मैं तुम्हें लेकर कुछ भी फील नहीं करती, तो हमें अलग हो जाना चाहिए। वैसे इसने तो एक हाथ से नौकरी गंवाई तो दूसरे हाथ से छोकरी, मगर ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था। वो अपने कनेक्शन लगाता है ताकि इसकी दूसरी जगह पर जॉब लग सके। आगे काफ़ी सालों के बाद फंग मुए की ग्रैंडमा कोमा से उठ जाती है। फंग मुए इस चीज़ से खुश तो था, मगर वो सोच रहा था कि मैंने तो अपना टास्क अभी भी पूरा नहीं किया, फिर ये कैसे हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो उसे घर लेकर जाता है जहाँ पर वो ग्रैंडमा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ग्रैंडमा की मौत हो जाती है। फंग मुए को इस चीज़ से एक धक्का सा लग जाता है। वो सोचता है कि मैं ही अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया, मैंने जियांग को अच्छे से खुश नहीं रखा, इसीलिए वो चल बसी। वो इसके बारे में बूढ़े एंजल से बात करने चाहता है कि वो बताते हैं कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, तुम सुपर पावर के साथ पैदा हुए थे और मुझे तुम्हारी ठीक से ट्रेनिंग करानी थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा कि अगर तुम अपना टास्क पूरा करोगे तो तुम्हारी ग्रैंडमा कोमा से उठ जाएगी। ग्रैंडमा की तो उम्र हो चुकी थी, वो वैसे भी मरने वाली थी, उसकी मौत का तुमसे कोई लेना देना नहीं। फंग मुए को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है कि तो आप इतने सालों से मुझसे झूठ बोलते आ रहे थे, मुझे उल्लू बनाते आ रहे थे। वो वहाँ से भाग जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है। वो कहता है कि मैंने लोगों की मदद इसीलिए की ताकि मैं दादी माँ को ठीक कर सकूँ, उसके साथ रह सकूँ, मगर अब तो वही नहीं रही, तो फिर मैं अच्छे काम क्यों करूँ। तभी उसके सामने दो चोर मक्कारे आ जाते हैं कि उनको देखकर वो उसे जान से मारने ही वाला था। अभी वो एक बुरे एंजल में बदल गया था, लेकिन तभी ही जियांग आकर उसे रोकती है। फंग मुए उसे भी मारने वाला था
कि वो कहती है कि फंग मुए रुक जाओ। वो बार बार उसका नाम ले रही थी कि वो धीरे धीरे करके शांत हो जाता है एंड फिर वहाँ से चला जाता है। जियांग घर वापस आने के बाद सोच रही थी कि फंग मुए तो एक अच्छा एंजल था, फिर आज उसे क्या हो गया था। वो उसके घर वापस आने का इंतजार कर रही थी मगर वो नहीं आता। फंग मुए जो कि बेहोश हो गया था, बूढ़े एंजल उसे अपने घर लेकर आते हैं एंड उसका इलाज करते हैं। जब उसे होश आता कि वो बूढ़े एंजल से माफ़ी मांगता है कि मुझे आपसे इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी, वो कहते हैं कि मैंने भी तो तुमसे झूठ बोला था। वहीं पर जियांग का एक्स बॉयफ्रेंड पीटर के साथ काम करने वाला था, पर उसे पीटर की काली करतूतों के बारे में पता लग जाता है कि ये तो लोगों को गलत तरीके से दवाई खिलाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करता है। वो जल्दी से उसके खिलाफ सबूत ढूंढकर सभी के सामने लाता है, जिस वजह से पीटर की कंपनी पर छापा लग गया था। एक्स बॉयफ्रेंड ने ये अच्छा काम किया। वैसे भले ही ये रिश्ते निभाने में पीछे रह गया हो, मगर काम करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। ये अपने काम में काफ़ी एक्सपर्ट है। जियांग उसको ऐसा लगता है कि फंग मुए मुझे छोड़कर चला गया है। उसके जाने के बाद वो उसे काफ़ी मिस कर रही थी एंड उसने फंग मुए के साथ जितनी भी रिकॉर्डिंग की थी अभी वो उसे देख रही थी। उसने काम पर जाना छोड़ दिया था एंड वो उसे देखते हुए कहती है कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी काफ़ी याद आ रही है। उसके बिना तो उसने एक्सपायर फूड खाना भी शुरू कर दिया था। वो तो खाते खाते भी रो पड़ती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता है। फंग मुए जब पूरी तरीके से हील होता कि वो जियांग से मिलने के लिए आता है, क्योंकि वो भी तड़प रहा था। वो कहती है कि तुम वापस आ गए, अब दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। पर तभी ही उसे ख्याल आता है कि वो तो काफ़ी दिनों से नहाई नहीं, कि वो जल्दी से अंदर भाग जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने एक दूसरे को कन्फेस तो नहीं किया था, मगर ये लोग एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जियांग फंग मुए की वजह से अब धीरे धीरे करके वेजिटेरियन बनती जा रही थी, लेकिन किस्मत को इन दोनों का साथ होना मंजूर नहीं था। फंग मुए को यहाँ पर जियांग की ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए भेजा गया था, पर अब तो वो उसे पसंद करने लगा था। ऐसा करके फंग मुए ने अपने पूर्वजों के नियमों को तोड़ा था, जिस वजह से सज़ा के तौर पर वो धीरे धीरे करके गायब होता जा रहा था। ऐसे हालातों में भी उसे जियांग की फिक्र हो रही थी कि अगर एक दिन मैं पूरी तरीके से गायब हो गया तो वो मेरे बिना क्या करेगी, क्या वो वापस से दुखी हो जाएगी। जियांग भी उसके अंदर आ रहे बदलाव को नोटिस करती है। वो उसे कुछ बताती नहीं, बल्कि उसके पास जितना भी समय था उसे वो चेरिश करती है। लेकिन फंग मुए उसके सामने गायब नहीं होना चाहता था, इसलिए वो उसे छोड़कर अपने पुराने घर पर आ जाता है। जियांग से अलग हुए उसे एक पल भी नहीं हुआ था कि वो उसे काफ़ी मिस करने लगता है, मगर बाद में वो खुद को कंट्रोल करता है कि मैं उसके पास वापस नहीं जा सकता। तभी ही उसकी ग्रैंडमा उसके सपने में आकर उसे डांटती है कि तुम तो उसके एक्सक्लूसिव गार्डियन एंजल हो, तुम्हें उसे खुश रखना चाहिए, फिर तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागकर यहाँ पर क्यों आ गए। माना कि तुम्हारे पास काफ़ी कम समय बचा है, मगर जितना भी हो तुम्हें उसके साथ बिताना चाहिए। समय किसी के लिए भी नहीं रुकता, इसीलिए तुम उसकी कद्र करो, तुम्हें ये समय दोबारा नहीं मिलने वाला। वो उसकी बातें सुनकर जियांग से जल्दी से मिलने के लिए जाने लगता है कि मैं कितना पागल था कि मैं उसे छोड़कर आ गया, मगर तभी ही जियांग उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो उसे नहीं दिखाई दे रहा था कि वो सोचता है कि लगता है कि मैंने काफ़ी देर कर दी। जियांग घर में इधर उधर उसे ढूंढती है, फिर वो बाहर चली जाती है जुगनू देखने। वो कहती है कि फंग मुए, मैं जानती हूँ कि तुम यहीं पर ही आसपास हो, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार करूँगी। अगर मुझे तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर भी इंतज़ार करना पड़े फिर भी मैं करूँगी। ये सुनकर फंग मुए कहता है कि पागल लड़की। अगले दिन पीटर जियांग को मिलने के लिए बुलाता है कि मुझे तुमसे रोबोटिक हाथ के बारे में कुछ बातें करनी है।
अभी जियांग को पीटर के बारे में कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, इसलिए वो तो पीटर से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर यह बंदा उसे बताता है कि उसके पूर्वज दादा और परदादा पहले एंजल्स हुआ करते थे, मगर बुरे काम करने की वजह से उनसे उनकी पावर छीन ली गई। लेकिन इसे पावर पाने का अलग ही नशा चढ़ा था, इसीलिए फंग मुए को इसने अपना टारगेट बनाया और उसकी शक्तियाँ छीनने की कोशिश की। अभी ये जियांग को पहाड़ से नीचे धक्का मारता है, क्योंकि वो जानता था कि फंग मुए इसे बचाने ज़रूर आएगा, एंड होता भी ऐसे ही है। वो जल्दी से जियांग को बचाने आता है, मगर उसने आने में देर कर दी थी। पीटर तो फंग मुए के आते ही उसकी पावर को उस चिप में ट्रांसफर करने लगा था कि अब मैं भी एक एंजल बन जाऊंगा। फंग मुए जल्दी से बूढ़े एंजल के पास जाकर समय की घड़ी को वापस से घुमाता है ताकि वो जियांग को बचा सके। बूढ़े एंजल उसे मना करते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, समय को पीछे करना या फिर रोकना एक बहुत ही बड़ा गुनाह है, मगर वो तो ऐसा कर देता है। जब वो यहाँ पर वापस आता कि वापस से पीटर उसे नीचे धक्का मारता है। फंग मुए उसे बचाने के लिए नीचे कूदता है, इसमें उसके पंख जल रहे थे, मगर फिर भी वो कैसे भी करके उसे बचा लेता है। यहाँ पर पीटर को दूसरे एंजल ने बुरे काम करने पर मौत की सजा दे दी थी। फंग मुए इस दुनिया से गायब हो गया था। बूढ़े एंजल को जब इसके बारे में पता लगता है कि वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम एक दिन ज़रूर वापस आओगे, वो उसकी याद में एक लैंप चलाते हैं एंड कहते हैं कि मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि यह लैंप वापस से चलता है। फंग मुए इस दुनिया में आ गया था, मगर उसका पूरा शरीर जला हुआ था। तभी ही वो सीजू की कार से टकराता है। वो सीजू को देखकर उसे बताने की कोशिश करता है, मगर उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सीजू उसे पहचान नहीं पाता, ऊपर से वो एक लॉयर था। ये देखकर वो समझ जाता है कि मैं एक भटकती आत्मा जैसा बन गया हूँ, मेरा इस दुनिया से पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया है। सीजू उसे कोई भिखारी समझकर उसकी मदद कर रहा था। आगे वो म्याऊ म्याऊ से मिलने चाहता है, जो कि एक डांसर थी, और अभी ये दोनों कपल थे। आगे वो इसी तरह से बाजार में घूम रहा था कि जियांग उसे दिखाई पड़ती है। जियांग उसे पहचान नहीं पा रही थी। ये देखकर वो सोचता है कि अच्छा है कि वो मुझे भूल गई, फिलहाल वो अपनी ज़िंदगी में खुश तो है। वो चुपचाप जियांग को फॉलो करता है कि उसे पता लगता है कि जियांग तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ उसी घर में रह रही है। ये देखकर फंग मुए वहाँ से चला जाता है। जियांग पहले एक क्रिएटर थी, मगर अभी वो ब्रॉडकास्टिंग का काम कर रही थी। फंग मुए सोचता है कि अभी सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है। अगर मैं ऐसी हालत में मर भी गया फिर भी मुझे कोई गम नहीं। ऐसे में ही वो किसी कैंडी शॉप पर आता है कि उसका ओनर उसे फ्री में कैंडी खाने को देता है। कैंडी खाने के बाद उसकी आवाज़ वापस आ गई थी कि वो सोचता है कि शायद मेरा गला ही खराब होगा। कैंडी शॉप का ओनर उसे देखकर सोचता है कि तुमने तो प्यार में खुद का ही सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। अगले दिन फंग मुए जब उठता है कि उसकी बॉडी पर से वो जलने के निशान गायब हो गए थे, उसके एंजल वाले पंख भी वापस आ गए थे। कैंडी शॉप का ओनर खुद एक लव एंजल था। वो कहता है कि तुमने प्यार के खातिर खुद का सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचा, तो मुझे तुम्हारी ये बात काफ़ी पसंद आई और मैंने तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचा। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे एंजल हो, प्यार की वजह से तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा मिल जाए मुझे ये मंजूर नहीं था। हालांकि तुमने समय को पीछे करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इस वजह से तो सीधा तुम्हें मौत की सज़ा मिलनी चाहिए थी, मगर मैंने तुम्हारे बारे में बात की और तुम्हें बचाया। अब तुम वापस से एंजल बन गए हो, तो इस बात को हल्के में मत लेना, बल्कि इसे चेरिश करना। अब फंग मुए जल्दी से भागकर जियांग के पास आता है, जो कि अपने रूममेट के लिए ऐड लगा रही थी कि वो कहता है कि मुझे ये घर रेंट पर चाहिए। जियांग कहती है कि मुझे एक लड़की की ज़रूरत है
कि तभी ही वहाँ से उसका एक्स गुजरता है। वो पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो कहती है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा कजिन ब्रदर है, ये घर छोड़कर जा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर ऐड लगाने आई। लेकिन रुको, ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ। ये सुनकर फंग मुए काफ़ी खुश हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर ही ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।